आज का जो आपका टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपके पास पीडीएफ शेयर करती हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट फैक्टर आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा आपके पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का ज्यादा होगा उतने ही फास्ट आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, सेकेंड आपके पास फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। जितना आपका एटम्स का वीक बॉन्ड्स होगा उतना ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। थर्ड आपके पास आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपके पास नेगेटिव कैटलिस्ट हो तो उसमें डिक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फिर आता है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है इफेक्ट है? अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी आपके पास इंक्रीज करेगा। अगर आप उसको 10 डिग्री राइज करोगे टेम्परेचर को तो आपके पास जो रिएक्शन होगी रेट ऑफ रिएक्शन वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो आपके पास जो टी डिग्री सेल्सियस है उसको आपने मान लिया रेट कांस्टेंट टी टेम्परेचर पे, टी प्लस 10 डिग्री राइज आपने टेम्परेचर कर दिया तो वो हो गया आपके पास रेट कांस्टेंट एट प्लस 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यू है आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा दोगे तो जो आपके पास रिलेशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा? ऑलमोस्ट डबल। नेक्स्ट आपके पास फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब आप रिएक्शन अगर ये रिएक्शन अगर डार्क रूम में अगर नहीं होती, ये किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। उसको आप क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन है जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर ले रहे हो तो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, 10 डिग्री राइज कर रहे हो टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है आपके पास? ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या आ जाता है? रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस। किसके इक्वल होगा? 2 से लेकर 3 तक इक्वल होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। आपके पास कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई थी? 2 सिग्मा स्क्वेयर एन स्क्वेयर अंडर रूट पाई आर टी बाय में एम। तो जेड है वो आपके पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इस पे अगर वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी आपके पास इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो आपका पास पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, उसमें क्या था? काइनेटिक थ्योरी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी आपके पास इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज क्या करेगा आपके पास? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अंडर रूट टी के। तो हमने ये फाइंड आउट किया था कि 10 डिग्री राइज करेंगे जब हम टेम्परेचर तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी? 3%। तो ऑलमोस्ट वो डबल 2 टाइम्स हो जाएंगे हमारे पास। अगर 10 डिग्री राइज जैसे हमारे पास हो रहा हो 10 डिग्री राइज से 30 डिग्री राइज तो वो 2 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कॉलिजन्स। अगर आप जब एक हमें यहां से देखिए ये ग्राफ आपके पास है, यहाँ पे आपके पास एनर्जी है, यहाँ पे आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो टेम्परेचर पे तो आपके पास ये ग्राफ प्लॉट हो गया है। अब हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए कि रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने में प्रोडक्ट को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता ही आपके पास। तो minimum amount of energy
उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर दे और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें एनर्जी जो प्रोवाइड कर दे और वो प्रोडक्ट में जाकर कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमारे पास इसमें 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया हमने टेम्परेचर, तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो ये प्लॉट ग्राफ हुआ था, इफेक्टिव कॉलिजन्स कौन से होते हैं, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या आपके पास उसके ग्रेटर देन हो, उसको कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स। इन इफेक्टिव कॉलिजन्स किसे कहते हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, उनकी एनर्जी लेस देन हो एक्टिवेशन एनर्जी से, उनको कहते हैं इनइफेक्टिव कॉलिजन्स। तो हमारे पास ये रहा ग्राफ प्लॉट कर रखा है मैंने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो आपके पास collision is shown by energy distribution curve at two different temperatures T and T plus 10 डिग्री सेल्सियस। तो ए पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का शेडेड एरिया ABCD। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी हो एट टेम्परेचर T। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हमने राइज कर दिया, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना इंक्रीज हो गया हमारे पास, ABEF, ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, ABCD का एरिया का डबल हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज हमारे पास नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स भी इंक्रीज होंगे। आपके पास रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन में आपके पास रिलेशनशिप होती है रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में। रेट लॉ को हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, जैसे आपको इक्वेशन दे दी गई है AA प्लस BB गिव टू प्रोडक्ट, तो R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और उसकी पावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो उसके मोल्स होंगे। तो A की पावर क्या हो जाएगी A, B की पावर B, ये अकॉर्डिंग है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये थियोरेटिकल है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली करें तो हम उसके X डिटरमाइन करेंगे, X मोल्स है और Y है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है तो A इक्वल हो जाता है X के और B इक्वल हो जाता है Y के। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो A नॉट इक्वल टू X, B नॉट इक्वल टू Y, R इक्वल टू K, A की पावर X, B की पावर Y। अगर हमारे पास X और Y की वैल्यू 1 हो जाए और कंसंट्रेशन है वो भी हमारे पास 1 हो जाए तो R किसके इक्वल हो जाएगा, K के। K के यहाँ पे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन हमने ऑल रिएक्शन की क्या ले ली, यूनिटी ले ली, 1 ले लिया। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। R है हमारे पास किसके इक्वल, मान लो K, A की पावर X, B की पावर Y, C की पावर Z। तो R क्या होता है, dx बाई में dt। dx क्या है, कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम इक्वल टू K कंसंट्रेशन X प्लस Y प्लस Z। K क्या आ जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन X प्लस Y प्लस Z इंटू में टाइम। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में पर टाइम। फिर हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसकी पावर हो जाएगी पर टाइम। अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए तो हमारे पास ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 हो जाए तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाती है, पर सेकेंड। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाती है, पर मोल लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपके पास, सम होता है पावर्स, जो कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स होते हैं उनका सम होता है, वो इन्वॉल्व करता है रेट लॉ विच इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। जैसे वो आपके पास A की पावर 1 हो जाए और B की पावर 1 हो जाए तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास 2।
इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे होगी नंबर ऑफ मोल्स, वही वैल्यू उसकी पावर में लेंगे कंसंट्रेशन की। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और उसकी पावर रेज हो जाती है इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ए प्लस बी गिव टू प्रोडक्ट, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए की पावर कंसंट पावर हो जाएगी ए, बी की पावर हो जाएगी बी, रेट किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू में ए की पावर ए, बी की पावर बी। नेक्स्ट आपके पास बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्ट। रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, ये होती है dx by dt, चेंज इन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। रेट कांस्टेंट है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स के इक्वल होता है, वो यूनिटी के इक्वल हो जाएगा। स्पेसिफिक रेट R इक्वल टू आपने यहाँ पे दिखाया था K के इक्वल। ये डिपेंड्स करता है इंसिडेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, ये इंडिपेंडेंट होता है इंसिडेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट डिपेंड्स करती है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर क्या है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज, आपके पास कोई भी एटम्स हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई भी आयंस हो सकता है जो टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन में अकर करे। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी आपके पास जीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन होल नंबर और एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, मॉलिक्यूलरिटी आपको होल नंबर वैल्यूज देता है, फ्रैक्शनल में नहीं देता। ये एप्लीकेबल है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, इट हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।